नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर। और मैं हूं विशाल चौहान। आज आप सबके लिए 12th क्लास के अर्थशास्त्र का सरकारी बजट चैप्टर लेकर आया हूं। इसका पहला पार्ट आप लोगों को पहले दिया जा चुका है और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बजट क्या होता है, बजट के घटक क्या होते हैं, बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, उस पर चर्चा की थी और बहुत ही अच्छी चर्चा है और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, फिर आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बजट के दो पार्ट होते हैं या दो घटक होते हैं। एक तो प्राप्तियाँ और एक व्यय, मतलब एक पैसे का आना और दूसरा खर्च करना। हर किसी के बजट के यही दो घटक होते हैं। ऐसे ही सरकार के बजट के भी यही दो घटक हैं, एक तो प्राप्तियां और एक व्यय। एक तो पैसे का आना, दूसरा खर्च होना। बजट यही होता है कि कहाँ से कितना कितना प्राप्त होगा और कहाँ कितना कितना खर्च होगा। इसका जो प्लान बना लिया जाता है, इसका जो विवरण होता है, वही बजट होता है। बजट का पहला घटक जो आपका है प्राप्तियां, राजस्व। बजट प्राप्तियां जो हैं वो बजट प्राप्तियों पे अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बजटीय व्यय पे चर्चा करेंगे। बजट प्राप्तियां के भी दो घटक हैं। कौन कौन सा? राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जब इनको सरकार को ये प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, इसके बदले में सरकार को कुछ भी देना नहीं पड़ता है या इसके बदले में कोई चीज़ की हानि नहीं होती है या अपनी कोई संपत्ति बेचनी नहीं पड़ती है। मतलब राजस्व प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिसमें सरकार की ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही उनकी किसी परिसंपत्ति में कमी आती है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां हैं जिसमें ना सरकार की कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही कोई परिसंपत्ति में कमी आती है। मतलब एक तरफ से पैसा आएगा जो सरकार को मिलता है, उसके बदले ना सरकार को कुछ देना है और ना ही कुछ बेचना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप अपने घर वाले के लोगों से, मम्मी से, पापा से, बाबा से, दादी से अगर आप पैसे लेते हो, आपका है, उसके बदले में उनको वापस नहीं करना पड़ेगा, कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, वो आपकी राजस्व प्राप्तियाँ हो जाएंगी। और मान लीजिए आपने किसी बाहर वाले से कुछ पैसा लिया है तो आपको वापस करना पड़ेगा या फिर उसके बदले में कुछ चीज़ देनी पड़ेगी, तो वो आपकी पूंजीगत प्राप्तियाँ हो जाती हैं। तो पहले हम राजस्व प्राप्तियों को समझ लेते हैं, फिर हम पूंजीगत प्राप्तियों पर आते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिए। राजस्व प्राप्ति आपको समझा दिया क्या होते हैं। राजस्व प्राप्तियों के दो घटक हैं। क्या? एक तो कर प्राप्तियां और करेत्तर प्राप्तियां। कर प्राप्तियां का मतलब जानते हैं आप, जो टैक्स है, जो टैक्स के माध्यम से हमें प्राप्तियां होती हैं वो कर प्राप्तियां होती हैं। ये वन साइड है, एक तरफा भुगतान है, एक तरफा भुगतान, वन साइड पेमेंट है, केवल एक तरफ से जाता है। मतलब जनता टैक्स देती है। और एक कैसा है, ये जो कर कैसा है, अनिवार्य भुगतान है जो हर किसी को पे करना ही पड़ता है, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से करे चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से। टैक्स सबको भरना पड़ता है। कोई कहते हैं अरे हम क्या टैक्स भरते हैं, हम गरीब हैं। नहीं, गरीब हो या अमीर हो, हर किसी व्यक्ति को टैक्स देना ही पड़ता है, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से दे चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से दे। टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जो कि एक तरफा भुगतान है, एक पक्षीय भुगतान है। कर जो प्राप्तियां हैं उसके भी दो प्रकार के कर हैं, मुख्यतः दो प्रकार के कर हैं और उन्हीं दो प्रकार में सभी प्रकार के कर सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि अप्रत्यक्ष कर, कौन कौन से दो प्रकार के कर हैं, अप्रत्यक्ष कर और वो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो किसी को टाला नहीं जा सकता, किसी के ऊपर नहीं टाला जा सकता कि मैं नहीं, मेरी जगह कोई दूसरा आदमी भर देगा, ऐसा नहीं होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जिसके ऊपर लगाया जाएगा उसी को ही भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि इनकम टैक्स है, आयकर है, वो एक प्रत्यक्ष कर है जो जिस पे लगाया जाएगा उसको ही देना पड़ेगा। जैसे कि निगम कर है, वो अगर प्रत्यक्ष एक जिस पे लगाया गया उसी को देना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, जिसको टाला नहीं जा सकता और ये जिस व्यक्ति पर लगाया जाए उसी को उसका भुगतान करना पड़ता है। दूसरा अप्रत्यक्ष कर, उसका जस्ट उल्टा। अप्रत्यक्ष कर ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा टैक्स होता है जिसमें
जिस पे लगाया जाता है वो व्यक्ति टाल सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, वो कोई किसी वस्तु का उत्पादन करता है, किसी वस्तु का उत्पादन किया और उस वस्तु के ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया, तो वो मालिक क्या करेगा, वो जो जिस पे टैक्स लगाया गया है, जिस वस्तु पर टैक्स लगाया गया है, तो वो क्या करेगा, वो उस वस्तु की एमआरपी में उस टैक्स को जोड़ देगा, उस वस्तु की एमआरपी में टैक्स को जोड़ देगा। बाद में वो टैक्स किसको देना पड़ेगा, जो उस वस्तु को खरीदेगा। तो जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया उसने क्या किया, टैक्स को टाल दिया, दूसरे व्यक्ति को पहुंच गया, वो जिस पे लगा उसको नहीं मिला। तो ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष कर को टाला जा सकता है, जिस पे लगा उसके अलावा कोई दूसरा भी उस टैक्स को भर सकता है। प्रत्यक्ष कर के दो प्रकार, मतलब मान लीजिए इसमें 2 प्रकार के कर आ रहे हैं, प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर। प्रगतिशील शब्द से समझिए, प्रगतिशील का मतलब होता है जो आय के साथ साथ टैक्स बढ़ता है। देन व्हेन इनकम इंक्रीज देन टैक्स इंक्रीज, अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है या प्रगतिशील टैक्स होता है, कर होता है। ध्यान रखना, जैसे ही इसमें प्रगतिशील कर में जैसे ही आपकी आय बढ़ेगी, आपका इनकम बढ़ेगी, वैसे ही आपका टैक्स बढ़ेगा। इसमें ध्यान रखना, इसमें अमीर व्यक्ति पर, प्रगतिशील में अमीर व्यक्ति पर ज़्यादा भार पड़ता है और गरीब पर कम पड़ता है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति, यदि इसमें हम प्रगतिशील की बात कर रहे हैं, जैसे प्रगतिशील में आपकी इनकम 10%, आपकी 10,000 है तो आप पे 10% टैक्स लग रहा है, और अगर किसी की इनकम उससे बढ़ के 20,000 30,000 हो जाती है तो उससे आपका क्या होगा, साथ के साथ आपकी टैक्स भी बढ़ता रहता है प्रगतिशील में। इस पे अमीर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गरीब के मुताबिक। प्रतिगामी कर जो होता है, प्रतिगामी कर एक स्थिर कर है, एक स्थायी कर है, जो आपका इनकम बढ़े ना बढ़े गरीब अमीर पर एक जैसा लगता है। इसमें अमीर पर कम प्रभाव पड़ता है, गरीब पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टैक्स फिक्स है। अगर जिसकी 10,000 है उसको भी 10% देना पड़ रहा है और जिसकी 1 लाख है उसको भी 10% ही टैक्स देना पड़ेगा, तो ये प्रगतिगामी है। अप्रत्यक्ष कर मैंने आपको समझाया क्या, जो टाला जा सकता है, बहुत ही ध्यान से समझिए। अप्रत्यक्ष कर में भी 2 प्रकार के हैं, मूल्य वृद्धि कर और विशिष्ट कर। मूल्य वृद्धि कर मतलब जिसको हम वैट कहते हैं, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे ही वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी उसके साथ साथ टैक्स बढ़ेगा, वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी उसके साथ साथ टैक्स बढ़ेगा। और इसमें जो विशिष्ट कर है, इस विशिष्ट कर में क्या होता है, कुछ विशिष्ट चीज़ों पर, कुछ स्पेशल चीज़ों पर, जैसे कि उनकी इकाइयों के हिसाब से, उनके तौल के हिसाब से उसमें टैक्स देना पड़ता है विशिष्ट कर में। दूसरा, इसी राजस्व प्राप्तियों के दूसरा भाग है करेत्तर प्राप्तियाँ। करेत्तर प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ होती हैं जो करों के अतिरिक्त हैं, मतलब टैक्स के अलावा जो प्राप्तियाँ प्राप्त होती हैं सरकार को, उन्हें करेत्तर प्राप्तियाँ कहते हैं, करों के अतिरिक्त प्राप्तियाँ कहते हैं। इसमें आपका शुल्क आ जाता है, जो भी शुल्क लगता है आप देखते ही हैं, जुर्माना लगता है, जो भी अगर आप कोई नियम तोड़ते हैं उसके बाद जो जुर्माना लगता है वो करेत्तर प्राप्तियों में आ जाता है। सरकारी उद्योग से सरकार को जो आय प्राप्त होती है, सरकारी उद्योग जो होते हैं, सरकार के अपने उद्योग होते हैं, वहाँ से जो इनकम प्राप्त होती है वो भी करेत्तर प्राप्तियों में आते हैं। सरकार को कई लोग दान देते हैं, अनुदान देते हैं, वो सब भी करेत्तर प्राप्तियों में आ जाता है। तो राजस्व प्राप्तियों के 2 भाग, कर प्राप्तियाँ और करेत्तर प्राप्तियाँ। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। अब हम आ जाते हैं पूंजीगत प्राप्तियों पर। पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं? पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिस पर सरकार की देयता उत्पन्न होती है या फिर उनकी संपत्तियों में कमी आती है। देयता उत्पन्न होगी मतलब अगर पूंजीगत प्राप्ति मान लो किसी से कुछ लिया है तो उसके बदले पैसा देना पड़ेगा, अगर किसी से उधार लिया है तो उसको वापस करना पड़ेगा या फिर अपनी कोई वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो वही पूंजीगत प्राप्ति होती है जिसमें सरकार की देयता उत्पन्न होगी या फिर उनकी संपत्तियों में, परिसंपत्तियों में कमी आएगी। इसमें हम देखें पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होती हैं। ऋणों की वसूली, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आपातकाल स्थिति में जो ऋण देती हैं उसकी जब वसूली होकर आती है वापसी, तो वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं।
और दूसरा उधार तथा अन्य प्राप्तियां। उधार तथा अन्य प्राप्तियां जो होती हैं आरबीआई से, विश्व बैंक से, आईएमएफ से जो सरकार उधार लेती है उसमें भी देयता उत्पन्न होती है। जब किसी से लोगे तो वापस तो देना ही पड़ेगा। और अन्य प्राप्तियों में आ जाता है आपका विनिवेश। विनिवेश क्या होता है? विनिवेश का मतलब निवेश आप जानते होंगे, इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होती है, परिसंपत्ति में बढ़ोतरी होती है, आपकी जो परिसंपत्तियां हैं वो बढ़ती हैं। विनिवेश निवेश का जस्ट उल्टा है। क्या? विनिवेश में सरकार अपनी कंपनियों के शेयर या कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में बेच देती है, ठीक है, तो वो विनिवेश होता है। मुझे लगता है ये आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि राजस्व प्राप्तियां के कितने भाग होते हैं और क्या क्या होता है, और पूंजीगत प्राप्तियों में कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या भाग होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब बजटीय व्यय में, मतलब जो खर्चा होता है उसमें दो है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय खर्चा। एक तो सरकार राजस्व व्यय करती है और दूसरा पूंजीगत व्यय करती है। समझ लेते हैं राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय में जैसे कि पूंजीगत व्यय में सरकार की देयता नहीं उत्पन्न होती थी जैसे राजस्व प्राप्तियों में, और न सरकार का कोई परिसंपत्तियां में कमी आती थी। वैसे ही यहाँ पर राजस्व व्यय में ना तो सरकार की देयता कम होती है, ना तो सरकार की देयता कम होती है और ना ही कोई परिसंपत्ति बनती है, ना ही देयता में कमी आती है और ना ही परिसंपत्तियों का निर्माण होता है राजस्व व्यय करने से। राजस्व व्यय वह व्यय है जिसके माध्यम से ना तो सरकार की देयता में कमी आती है और ना ही उनकी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। दूसरा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय में सरकार की देयता में कमी आती है और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। पूंजीगत व्यय वह व्यय है जिसमें व्यय करने से सरकार की प्राप्तियों में जो देयता में कमी आती है और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। ये मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय की महत्वपूर्ण मदें जो क्या क्या हैं, महत्वपूर्ण मदें लिखना है यहाँ पर, महत्वपूर्ण मदें। पहला, सरकार का वेतन बिल। जो भी कर्मचारियों को वेतन देने का जो भी उनका बिल बनता है वो राजस्व व्यय में आता है। दूसरा, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान, जो भी किसी से उधार ऋण लिया है उसके ब्याज पर जो भुगतान, उसके मूल पर जो ब्याज भुगतान किया जाता है वो राजस्व में आता है, क्योंकि ब्याज भुगतान करने से मूल देने में तो आपकी कटौती हो नहीं जाएगी, तो ब्याज भुगतान इसी में आता है। और आर्थिक सहायता पर व्यय, जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे देखते हो आप 60 साल के बाद जो पेंशन देती है सरकार या किसी भी प्रकार की सहायता, आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, वो सारी आर्थिक सहायता राजस्व व्यय से की जाती है। सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय, और सेना के लिए, पुलिस के लिए जो भी सुरक्षा के लिए बंदूक, इक्विपमेंट, सुरक्षा के कवच, जो भी चीज़ खरीदी जाती है वो आपका किस में आता है? राजस्व व्यय में आता है। पूंजीगत व्यय मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। पूंजीगत व्यय वह मौद्रिक प्राप्तियाँ होती हैं, वह खर्चा होता है जिससे पूंजीगत व्यय वह खर्चा होता है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों में निर्माण होता है और देयता में कमी आती है। तो बजटीय व्यय का पूंजीगत व्यय का पक्ष देखते हैं। पूंजीगत व्यय वह खर्चा है या वह व्यय है जिसमें सरकार की देयता में कमी आती है और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। एक वित्त वर्ष में सरकार को जो मौद्रिक व्यय जो है वो जिससे सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और उनकी देयता में कमी आती है, जिसमें कौन कौन सी मदें सम्मिलित हैं? भूमि और भवन पर व्यय, जो जमीन खरीदने पर या भवन निर्माण करने पर जो सरकार खर्चा करती है वो आपके पूंजीगत व्यय आते हैं। मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय,
जो भी सरकार कुछ मशीनें खरीदती है और उपकरण मतलब यंत्रों को खरीदती है कुछ बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए, वो आपका पूंजीगत व्यय में आता है। शेयरों की खरीद, जिसे आप निवेश कह सकते हैं, सरकार कुछ खरीदती है, निवेश करती है, वो भी पूंजीगत व्यय में आता है। और निगमों को दिए जाने वाला ऋण, केंद्र सरकार राज्य सरकार के निगमों को जो ऋण देती है वो भी आपके पूंजीगत व्यय में आते हैं। तो इसमें आपको क्या रखेंगे, देयता में कमी आती है इसमें, और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। इसका क्या है, देयता में कमी नहीं। दूसरा, संपत्तियों का निर्माण नहीं, एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। पूंजीगत प्राप्तियों में देयता में कमी और परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, इसमें देयता में कमी नहीं आती है और ना ही परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। मैंने दोनों पक्ष को, इस वाले पार्ट में मैंने आपको जो बजटीय प्राप्तियां और बजटीय व्यय हैं उसमें कौन कौन सी मदें आती हैं, क्या क्या आती हैं, पूरा ग्राफिक्स के हिसाब से अच्छे से आपको समझाया है। फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा, अब मैं अगले वीडियो जो आपकी थर्ड पार्ट वीडियो जो बजट की आएगी उसमें हम योजना और योजनात्तर बजट के बारे में चर्चा करेंगे और हम बजटीय घाटे पर बात करेंगे तीसरी वीडियो में। तो आप इंतज़ार करिए, वो वीडियो जल्दी ही आने वाला है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।